और कुछ प्रश्न मैं आपके सामने फिर रखती हूँ। देखिए, क्या आपका नाम है? तो आप नाउन है। क्या आपके गांव का नाम है? वो भी एक नाउन है। क्या आपके स्कूल का कोई नाम है? वो भी एक नाउन है। बेसिकली जो भी चीजें हैं जिनका नाम है वो एक नाउन है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखिए, अब नाउन को याद करने का तरीका क्या है? देखिए, शॉर्टकट देखिए। पति तो सबको याद ही होगा, है ना? पति शब्द तो बहुत ही कॉमन शब्द है, याद होगा। तो डबल पी ए टी आई, पति। टी पति बोल सकते हैं इसको, ठीक है? तिरुपति, पीपति। तो आप पीपति बोल सकते हैं। पी फॉर पर्सन, टी फॉर प्लेस, ए फॉर एनिमल, टी फॉर थिंग और आई फॉर आइडिया। अगर ये 5 याद है तो नाउन को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन को। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के 5 प्रकार हैं। वो इस तरह से हैं, देखिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने टाइप के नाउन आपने देखे हैं? कितने टाइप हम रिसाइड कर रहे हैं? एक बार आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो हम बारी बारी इन पांचों नाउन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और बहुत सरल तरीके से बात करने के लहजे में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं। हम पहला नाउन देखेंगे यहाँ पर। देखिए, कॉमन नाउन। क्या लगता है? कॉमन, एकदम कॉमन चीजें, जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का सामान्य नाम हो। सामान्य नाम, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन, एकदम जनरल जिसको कहेंगे हम। और उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं टीचर, बॉय, गर्ल, स्कूल। तो ये एक कॉमन नाउन है। टीचर क्या हो सकते हैं? लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। इसकी डिटेलिंग मैं आगे आपको करती हूँ। आपको समझ में आ रहा है कॉमन नाउन क्या हो सकता है? जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का सामान्य नाम है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो आपको चूज करना होगा। अगर ये कॉमन नाउन है तो प्रॉपर नाउन क्या था, तो मैं इसके बारे में और आगे बताऊंगी। अब इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक फॉर अ कॉमन नाउन को पहचानने का ट्रिक क्या है? कॉमन इक्वल टू जनरल नेम्स। ठीक है, अभी ये समझ में आया क्या? किसी का हैंड रेज हुआ है, एक बार देखते हैं। यामिनी सिन्हा जी, चलिए लगता है गलती से हो गया है। हम कॉमन बात करते हैं, ये समझिए। अब लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। अब हम कहते हैं ना कि हमको प्रॉपर उस चीज के बारे में जानकारी दीजिए। ठीक है, हम कहते हैं ना हमेशा प्रॉपर, प्रॉपर जानकारी। जो किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का विशेष नाम है, विशेष नाम, वो है प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाउन। तो अब देखिए, इंडिया क्या है? कंट्री है ना? कंट्री का नाम क्या है? हमारी कंट्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री? इंडिया। इंडिया। ठीक है, प्रीति मैम को मैं देख पा रही हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर? रोहिणी कुमार बरे। क्या मैम? रोहिणी कुमार। अच्छा, ठीक है। रोहिणी कुमार।
रोहिणी कुमार, ये आपके ब्रदर का नाम है, उनका एक पर्टिकुलर नेम है ना, तो प्रॉपर जी नेम। अब देखिए उसमें एक एग्जांपल दिया है गंगा, ठीक है, तो जो गंगा है वो प्रॉपर एक नदी का नाम है। गंगा का नाम जमुना नहीं लिख सकते हम, गंगा ही लिखेंगे, है ना, उसका एक नाम दिया गया है उसको, ठीक है। तो ये है प्रॉपर नाउन। इसकी ट्रिक क्या होगी, मोस्टली प्रॉपर नाउन जब रहेगा ना, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। कहीं भी लिखा होता है ना प्रॉपर नाउन, आप देखना वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो इस चीज को आप हमेशा एज अ ट्रिक यूज करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आता है टेट वगैरह का या दूसरे एग्जाम्स का इंग्लिश सेक्शन में, आपका एक ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ कि हमेशा प्रॉपर नाउन जहां रहेगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नाउन की तरफ जाते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हमको समझ में आता है वो है कलेक्शन, है ना। कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए तो, चलिए बताइए कलेक्शन का नाम क्या हो सकता है। इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, ठीक है आप लोग ना चैट बॉक्स में बोले तब थोड़ा सा ठीक रहेगा, नहीं तो डिस्टर्ब होगा। तो कलेक्शन का क्या होगा, जमा करना, एकत्र करना, ग्रुप बनाना, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये चीज कि कलेक्टिव और कलेक्शन दोनों एक जैसे ही हैं। सबसे शुरू में हमने क्या किया, कॉमन चीजें ली, कॉमन को हमने क्या बनाया, प्रॉपर में मूव किया, ठीक है। जैसे कि हमने नदी ली, बहुत सारी नदियां ली, हर नदी को अलग अलग नाम दिया, प्रॉपर नाम दिया, उसके बाद नदियों के कलेक्शन को जमा किया, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, नदियों के कलेक्शन को जमा किया। अब आप देख रहे हैं इसका डेफिनेशन, जो किसी समूह का नाम बताए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक अ टीम ऑफ प्लेयर, कलेक्शन, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। जब हम एक क्लास की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, एक स्टूडेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं पूरे, वहां जितने क्लास में स्टूडेंट है, 30 है, 45 है, 20 है, जितने भी हो उसके बारे में हम बात करते हैं। अ बंच ऑफ कीज, वैसी अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ फोक ऑफ बर्ड्स। अच्छा एक शब्द दिया है, वर्ड दिया है, FLOCK, फोक, क्या है इसका मतलब, did anyone tell me what is the meaning of folk? झुंड, वेरी नाइस वेरी नाइस, अर्शिया जी, सुनीता जी, सेवक जी, झुंड, बढ़िया, फोक ऑफ बर्ड्स। अब अब आप देखेंगे कलेक्शन को पहचानने का ट्रिक क्या रहेगा, कलेक्टिव, कलेक्शन, ग्रुप, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसमें और एलेबोरेट करने की जरूरत है, और आपको बताने की आवश्यकता है क्या कलेक्टिव नाउन के बारे में, कि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे मटेरियल नाउन। तो आप मुझे बताइए मटेरियल का मतलब क्या होता है। वैसे आपको स्क्रीन में दिख जा रहा है क्योंकि मैंने ये पीपीटी आपके फायदे के लिए बनाई है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, बट फिर भी पदार्थ को छोड़ के और कोई दूसरा, हाँ आ गए आंसर्स, कुछ सामान, धातु, वाचक। अच्छा जिन्होंने वाचक लिखा है, मैं थोड़ा मैं जानना चाहूंगी कि किस कारण से वाचक लिखा है वहां पे, मटेरियल नाउन, जिन्होंने वाचक लिखा है, किन्हीं ने तो वाचक लिखा। अ, अमृता जी, अमृता जी आपने वाचक लिखा, तो अगर आप बताना चाहेंगे तो ठीक है, नहीं बताना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि सभी ने जवाब दिया, मैक्सिमम ने शुरू से, पदार्थ अभी भी आ रहे हैं, ठोस वाचक, पदार्थवाचक, सामग्री, ये सारी चीजें।
तो मटेरियल हम किसको बोलते हैं, किस चीज का मटेरियल, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनती है, इसको ध्यान दीजिएगा, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनती है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसका एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड हो सकता है मटेरियल, सिल्वर हो सकता है मटेरियल, वुड हो सकता है मटेरियल, आयरन हो सकता है मटेरियल, कॉटन हो सकता है मटेरियल, और वाटर एंड मिल्क भी इसी कैटेगरी में आता है, मटेरियल की कैटेगरी में। देखिए, वाटर और मिल्क का क्वेश्चन कई बार सीटेट के पेपर में पूछा गया है, तो जनरली हम वाटर को कॉमन नाउन में टिक लगा के आ जाते हैं। मैंने स्पेशली वाटर और मिल्क को वहां मेंशन किया है कि वाटर और मिल्क मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। जब भी आप वाटर देखिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एकदम कॉमन नाउन में डाल के चले आए। मैं 5-5 6-6 एग्जाम्पल उसमें दे रही हूँ। ऑयल भी रहेगा, सब जिन्होंने भी पूछा ऑयल भी रहेगा, गोल्ड, सिल्वर, वुड, आप एकदम इसको याद भी करते जाइए, गोल्ड, सिल्वर, वुड, आयरन, कॉटन, वाटर, मिल्क। अब देखिए, पिछले साल शायद ये क्वेश्चन आया था कि आयरन जो वर्ड है उसको इंग्लिश में आयन लिख दिया उन्होंने, AION। अब ये जो डिफिकल्टी है स्पेलिंग मिस्टेक की, इस वजह से भी कई प्रश्न गलत हो जाते हैं। हम आयरन को आयरन नहीं पढ़ते हैं, आर साइलेंट हो जाता है, कई बार आयन पढ़ते हैं। तो इस बात का भी थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। तो आपको समझ में आया मटेरियल नाउन क्या होते हैं, जिस पदार्थ से कोई वस्तु बनती है, इसको ध्यान दीजिएगा, बनती है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब 5वें नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, 'भाव'। और क्या हो सकता है, इमोशनल लिखा है नीतू मैम ने, भाव, फीलिंग, जिसे महसूस किया जा सके। ठीक है, ज्योति मैम लिख रही है भाव। अच्छा, जैसे कि मैं स्माइल कर रही हूँ, मैं नाराज हूँ, है ना, ये पार्ट ऑफ इमोशंस है। क्या आप मेरी मुस्कान को पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं मुस्कान को, नहीं पकड़ सकते हैं। क्या मेरी जो मैं सांस ले रही हूँ उस हवा को, मुस्कान को महसूस कर सकते हैं क्या, चलिए ठीक है। अब मैं इसका डेफिनेशन बताती हूँ, काफी आंसर हमारे पास आ गए हैं। जो दिखाई नहीं देता, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसमें सबसे ऊपर मैंने दिया है लव, ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस, विजडम, हैप्पीनेस। इसको पहचानने का ट्रिक क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग एंड क्वालिटीज। जहां फीलिंग होगा और क्वालिटी को भी ध्यान दीजिएगा ना, सिर्फ ये नहीं है कि हम फीलिंग वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रख दें और क्वालिटी को छोड़ दें, आप क्वालिटी को भी देखिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लव, ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस जो कि क्वालिटी है, विजडम एंड हैप्पीनेस। यहां तक ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि अभी हमने कितने टाइप्स के नाउन के विषय में पढ़ा है, 5 टाइप के, ठीक है। और वो 5 टाइप के नाउन्स है कौन
कौन कौन? कौन कौन से हैं? अच्छा, मैं जिसका नाम लूंगी वो प्लीज मुझे बोले, है ना? मैं नाम लेती हूँ। कौन बताएंगे? पुष्पा जी। पुष्पा जी बोल, एल्किन मैम बोलना चाहेंगी? जी मैम, हाँ जी, बोले। गुड इवनिंग मैम। गुड कॉमन नाउन, इवनिंग प्रॉपर नाउन, जी। कलेक्टिव नाउन, material noun, and last is abstract noun. ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन? एनीवन, एल्किन मैम को छोड़ के, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन? एनीवन? ग्रुप या समूह के नाम को बोलते हैं मैडम। ठीक है, ग्रुप या समूह समूह के का नाम को बोलते हैं। बेसिकली द डेफिनेशन इन इंग्लिश मैंने बहुत हिंदी में लिखा है, क्योंकि कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम एक बार हिंदी में समझा दीजिए, बट मैं जब पीपीटी शेयर करूंगी तो ट्रांसलेशन मोड में डाल के दोनों ही लैंग्वेज में इसको शेयर करने वाली हूँ। सो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और सिमिलर थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज आर होल। मतलब एक बंच को बोलते हैं, एक ग्रुप को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। वेरी नाइस मैम। सो मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन? जिस पदार्थ से कोई वस्तु जिस बनती पदार्थ है। से कोई वस्तु, जी, बोलिए। सॉलिड, गैस। ठीक है। सो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। देखिए, यह पदार्थवाचक संज्ञा है, उस पदार्थ या वस्तु का बोध होता है इससे जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, जिसे नापा या तोला जा सकता है। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, जिसे नापा या तोला जा सकता है। अच्छा, अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल सम वर्ड्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा नाउन है, पर्टिकुलर ना, कौन सा नाउन है। तो आप सभी रेडी हैं? चलिए, ठीक है। तो मैं पुरानी पीपीटी अपनी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं अभी 3-4 मेरी पीपीटीज बची हैं, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। पहले हम एक छोटा क्विज कर लेते हैं। तो हियर इज इन योर स्क्रीन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई एम गोइंग टू टेल सम सेंटेंसेस, नॉट वर्ड, आई एम गोइंग टू टेल सम सेंटेंसेस। ठीक है, आपको सेंटेंसेस पर फोकस करना है ना? आपको वर्ड नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ सेंटेंसेस है आपके पास। चलिए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको बताना है ये कौन सा नाउन है। हिज हाइट इज 6 feet। हिज हाइट इज 6 feet। आप चैट बॉक्स में डालें कि ये कौन सा नाउन है। चलिए, आना शुरू हो गया। चलिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नहीं दिया है मैंने अभी। ठीक है, चलिए, बहुत सारे, वेरी नाइस। अपने लिए ताली बजा लीजिए। एक भी का उत्तर सही नहीं है, एक भी व्यक्ति का उत्तर सही नहीं है। अभी श्रेया जी ने जो उत्तर डाला है वो सही है। ठीक है, हिज हाइट इज 6 feet। अब देखिए, एक ने सही डाल दिया, फिर हम लोग क्या करते हैं, भेड़चाल में चलने लगते हैं। तो दैट इज द रीजन कि जब दो लोगों ने कह दिया कि हमें समझ में आ गया, आप क्वेश्चन को पढ़ें ठीक से। ठीक है, हिज हाइट इज
6 फीट किसके बारे में बात हो रहा है? किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे? इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? हाइट के बारे में। उसका हाइट ऊंचाई के 6 बारे फीट है। मैम उसका ऊंचाई 6 जी फीट है। उसका ऊंचाई 6 फीट है मैम। जी, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाइट के बारे में, ऊंचाई के बारे में। तो जी अभी हमने क्या सीखा था? ऊंचाई को महसूस कर पा रहे हैं? ऊंचाई प्रॉपर नाउन है? मटेरियल नाउन है। हाइट मटेरियल नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मैडम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाँ, सही। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मैम। देखिए, मुझे लगता है एक बार और बताने की जरूरत है। हम ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है कि हमने सब कुछ जान लिया है। एक्चुअली एग्जाम में हम ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं। हमें पता सब कुछ है, डेफिनेशन नहीं। हमारा जो क्वेश्चन क्रैकिंग है ना, उस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो क्रैक करना है उस पर फोकस करना है। अब देखिए, कोई आपको हाईलाइट करके वो जगह को नहीं देगा कि मैं हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको उस सेंटेंस को कई बार पढ़ना है। अभी तो मैं एक ही बार बोल रही हूँ, लेकिन कई बार आपको पढ़ना है। ठीक है, हिज हाइट इज 6 फीट। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। पूछू? रेडी हैं आप सब? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई रीड इन 7th क्लास। आई रीड इन 7th क्लास। बताइए। आई रीड इन 7th क्लास। ओके, आई एम राइटिंग इन चैट बॉक्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो ठीक है, लिखो। आई रीड इन 7th क्लास में, 7th क्लास। चलिए, वेरी नाइस। आपके रिप्लाईज आ रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छे रिप्लाई हैं। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। क्या लगता है आपको, क्या महसूस हो रहा है कि किस बारे में बात हो रही है? सुमन त्रिपाठी जी, किस बारे में बात हो रही है बताइए। क्या लगता है आपको कि आई रीड इन 7th क्लास में किस विषय पे बात हो रही है? कलेक्टिव क्ला- नाउन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कलेक्टिव नाउन। क्योंकि मैंने क्लास के बारे में पहले ही आपको बताया है, जहां एक ग्रुप या क्लास की बात होगी वो कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन होगा। तो ये आंसर काफी लोग का सही है, काफी लोगों ने ध्यान दिया। और जिनका सही नहीं है, आप जान जाएंगे तो आगे डिस्कशन जारी रहेगा। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए मैं फिर से पूछ रही हूँ। रेडी हैं आप सभी? बोलूं? मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। ठीक है, मैं बोल भी देती हूँ और चैट बॉक्स में लिख भी देती हूँ। मैंने लिख दिया है और ये आपके पास पहुंच गया है। ही मेड पेमेंट। अब आप बताइए ये कौन सा नाउन है? ही मेड पेमेंट। मटेरियल, मैम कॉमन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैम चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। श्वेता नायर कह रही हैं एब्स्ट्रैक्ट। कविता जी, काफी लोग मटेरियल कह रहे हैं, काफी लोग एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। अच्छा, गरिमा जी को क्या हो गया भाई? नाराज हो रहे हैं क्या? चलिए ठीक है। अच्छा मनीषा जी, आपने लिखा है मटेरियल नाउन। क्यों लगता है आपको कि ये मटेरियल नाउन है? और शशि
सोम जी ने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट। आपको क्यों लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बताइए। अच्छा, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले बता दीजिए कि क्यों लग रहा है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये किसी पदार्थ से बना है इसलिए। अच्छा, मटेरियल नाउन किस पदार्थ से बना है। अच्छा, प्रॉपर नाउन भी लग रहा है। अच्छा, ठीक है, नाइस। और वुड से बना कागज, वेरी नाइस। पेमेंट की वस्तु है इसलिए मटेरियल है, ठीक है। और किसी ने एब्स्ट्रैक्ट कहा था, एब्स्ट्रैक्ट कितनों ने कहा था वो एक कोई बता दीजिए, माइक ऑन करके बता दीजिए। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट जिन्होंने कहा था, साथी सर आप बता दीजिए। चलिए, आपने भी एब्स्ट्रैक्ट कहा। मैडम जो दिखाई नहीं दे रहा है महसूस कर सक रहे हैं कि वो पेमेंट है करके। नाइस, ठीक है। देखिए, एक्चुअली हमें ट्रांसलेशन का इशू है। आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया इसलिए आपका उत्तर गलत आया कई लोग। दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि हम इंग्लिश को हिंदी में समझ रहे हैं। अगर हम इंग्लिश को इंग्लिश में समझते ना तो शायद हमारा उत्तर सही आता। ही मेड पेमेंट, तो इसका क्या अर्थ होता है कि उसने पेमेंट किया। विजिबल है, हम पेमेंट करते हैं तो स्क्रीन पे वो आता है, लेकिन पेमेंट का प्रोसेस दिख रहा है क्या आपको। इस प्रकार से समझेंगे। हम एक कक्षा जरूर लेंगे जब हम ट्रांसलेशन के बारे में और रीडिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब तक हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तब तक हम प्रश्न को समझ ही नहीं पाएंगे, जैसा कि अभी इस समय हमारे साथ प्रक्रिया हो रही है। देखिए, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन आएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है कि मटेरियल नाउन है कि कौन सा नाउन है, या फिर किसी एक नाउन के बारे में लिख दिया जाएगा उसमें कि इस नाउन का सेंटेंस खोजो, वो आपको खोजना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और जब तक आपको ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन समझ में आने वाला है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी और डिफिकल्टी लेवल आपके लिए बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं अभी 2 क्वेश्चन और पूछने वाली हूँ, तो सेकंड लास्ट वन है आपका क्वेश्चन। आप रेडी हैं। इसका राइट आंसर एब्स्ट्रैक्ट ही था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछती हूँ। इंडियन आर्मी इज फेमस इन द वर्ल्ड। इंडियन आर्मी इज फेमस इन द वर्ल्ड, ठीक है। भुवनेश्वरी जी कलेक्टिव, काफी लोगों ने कलेक्टिव है। मैम चैट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी नाम है। हाँ, कलेक्टिव है। हाँ, किसी ने प्रॉपर भी कहा है। अच्छा, कलेक्टिव नाउन वाले क्यों लग रहा है कि कलेक्टिव है। क्योंकि आर्मी समूह से रिलेटेड है। जी, कौन सर आपका नाम, शुभ नाम क्या है। वीरेंद्र प्रताप सिंह। जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि जैसे आर्मी एक समूह है। और कोई जो प्रॉपर कह रहे थे वो क्यों कह रहे थे प्रॉपर। मैम स्पेशल आज इंडियन आर्मी के लिए कहा गया है तो इसलिए शायद। अच्छा ठीक है, प्रॉपर कह रहे थे आप लोग, ठीक है। आपका सोचना भी सही है कि हो सकता है भाई स्पेशल इंडियन आर्मी के लिए कह रहे हैं वो। और कोई जिन्होंने अलग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी किसी ने कहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ने कहा है। रोटी ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेटली नहीं है। अब तुक्का मारा होगा मैडम डेफिनेटली तुक्का ही मारे होंगे, नहीं उनको लग रहा होगा कुछ। चलिए, तो अब कंफ्यूजन हमारा 2 नाउन के बीच में आ गया। आधे कह रहे हैं प्रॉपर नाउन और आधे कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन इसलिए कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी के बारे में बात होगा, है ना। और क्या कहते हैं,
कलेक्टिव नाउन इसलिए कह रहे हैं कि आर्मी के बारे में बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें आर्मी समूह के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एक समूह है, विशेष तो है लेकिन वो एक समूह है। अ बंच ऑफ फ्लावर, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ये सब बोलते हैं ना हम, उस विषय पे बात हो रही है। चलिए लास्ट वन है ना, लास्ट क्वेश्चन। हम एमसीक्यू सेक्शन में नाउन्स के काफी क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम इस पर वर्क करेंगे, स्पेशली इन ट्रांसलेशन। हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, बट मीनिंग और ट्रांसलेशन के बारे में जरूर बात करेंगे। एक सेशन हम जरूर रखेंगे जिसमें हम कम से कम प्रश्न को पढ़ के जाने कि प्रश्न का मतलब क्या है। जैसे ही हम मतलब जानेंगे ना, वैसे ही, क्योंकि देखिए हर विषय में, विज्ञान में, एसएसटी में, और क्या कहते हैं बाल विकास में, सब में ट्रांसलेशन की सुविधा है हिंदी से इंग्लिश, परंतु इंग्लिश इंग्लिश है और हिंदी हिंदी है, उसमें ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन मोड नहीं आता है। आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है और हिंदी को हिंदी में ही समझना है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछूं? रेडी? चलिए, तो माय क्वेश्चन इज, अभी मैं सोच रही हूँ, खोज रही हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज, द बॉयज प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, व्हाट काइंड ऑफ नाउन? द बॉयज प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। एक का आंसर आ रहा है, किन्हीं ने कलेक्टिव कहा, किन्हीं ने कॉमन कहा, ठीक है। किन्हीं ने सिर्फ नाउन कहा है, प्रॉपर भी कहा है, किन्हीं ने ग्रुप कहा है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने कलेक्टिव कहा है, क्यों लग रहा है कलेक्टिव है ये? क्यों लग रहा है क्योंकि कलेक्टिव है? क्योंकि बॉयज का ग्रुप खेल रहा है मैम हॉकी। मतलब बॉयज का पूरा ग्रुप हो गया। चलिए ठीक है, आपको कलेक्टिव लगा है। कॉमन किनको किनको लग रहा है? कॉमन किनको लग रहा है? कॉमन नहीं लग रहा है किसी को भी? काफी लोग ने कॉमन जवाब दिया है भाई। तो पुष्पा जी, आपको बॉयज है कॉमन मैडम, क्यों लग? बॉयज है अच्छा, मैडम, बॉयज कॉमन है ना? ओके, हाँ बॉयज कॉमन है, हाँ करेक्ट। That's और all. कुछ, और कोई नया? हेलो, हाँ जी यहाँ पे बोलिए। जी मैम बॉयज भी लग रहा है मैम, और यहाँ पे ग्राउंड वर्ड भी प्ले कॉमन ग्राउंड भी लग रहा है। ग्राउंड। किन्होंने ये हेलो बोल के जवाब दिया है? यस है मैम। मैम यहाँ। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? जी, कुछ जी से दिख रहा है मुझे, क्या नाम है जी? मीनाक्षी मीनाक्षी जी मीनाक्षी। जी। ये जो जवाब है वो एक्सीलेंट जवाब है, इनके लिए ताली बजा दीजिए। दोनों ही वर्ड कॉमन है। द बॉयज प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, इसमें दो वर्ड हैं जो कि कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है, एकदम कॉमन वर्ड्स। केवल एक खेल हॉकी। चलिए, मुझे लगता है एक सरसरी निगाह से हम फिर से देख लेते हैं, फिर आपको मैं अपनी स्टोरी टाइम में लेके जाऊंगी, ठीक है। हम सरसरी निगाह से शुरू से स्लाइड को फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है, अब पता नहीं आपको महसूस हो रही है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है कि जितना इजी हम समझ रहे हैं उतना इजी ये है नहीं क्रैक करना। जब सेंटेंस सामने आएंगे तो दिक्कतें प्रारंभ होंगी, ठीक है। चलिए, तो हम सरसरी निगाह से देखेंगे स्लाइड को। तो फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन, जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का सामान्य नाम हो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं कॉमन नाउन को। जातिवाचक बोलते हैं मैम। हाँ, मैं यहाँ सब मिला ले रहे हैं। जातिवाचक कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक है। और अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। देखिए, इसको मैं एकदम हिंदी में बोलूं अगर ना, तो जिस संज्ञा से किसी प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, किसी प्रकार की सब वस्तुओं का, अर्थात खास वस्तु का बोध ना होकर उसकी सारी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जिसके 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको सेंटेंस में बता रही हूँ। अब आपको ये तो वर्ड के एग्जाम्पल सामने आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे वर्ड लिखा है टीचर, बॉय, गर्ल, स्कूल, सिटी, रिवर, है ना, वैसे ही सेंटेंस है वी गो टू स्कूल एवरी डे, द बॉयज प्लेइंग हॉकी इन द ग्राउंड, द डॉग रन्स, माई टीचर टीच इंग्लिश। ये हो उसके कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। एकदम कॉमन चीजें, कॉमनली बात कर रहे हैं हम। पूरी जाति का बोध हो रहा है, टीचर से पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, शिक्षक समाज। चलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को आप क्या बोलेंगे हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कई बार जब हिंदी में हम बात करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में हम सोचने लगते हैं, पर ये व्यक्ति विषय नहीं है। A proper noun is the name of some particular person, place और thing। तीनों चीज है, पर्टिकुलर पर्सन भी है, पर्टिकुलर प्लेस भी है और पर्टिकुलर थिंग भी है। तो ये तीनों चीजें हैं। जैसे मैं एग्जांपल बोलती हूँ, राम इज अ गुड बॉय, तो राम में क्या आ गया? पर्सन। रायपुर इज अ बिग सिटी, रायपुर क्या हो गया? प्लेस का नाम हो गया, है ना। और चीजें जो हो रही है हमारे उस बीच में, आई रीड रामायण एवरी डे, मैं रामायण एवरी डे पढ़ता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर नाम हुआ, पर्टिकुलर पुस्तक पढ़ रहा है वो, है ना। द नर्मदा इज अ रिवर, नर्मदा रिवर के बारे में ही बात हो रही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत जल्दी से बताऊंगी क्योंकि हम ये सेशन ले चुके हैं। मैं फिर से नहीं समझ में आ रहा है करके रिपीट टेलीकास्ट कर रही हूँ इसका। अब कलेक्शन, मुझे लगता है कलेक्शन के बारे में हम सभी जान गए हैं कि क्या होता है ग्रुप और कलेक्शन के बारे में बातचीत। ठीक, तो मैं कलेक्शन के 2-3 एग्जाम्पल आपको देती हूँ, किस प्रकार के कलेक्शन और हो सकते हैं। तो इंडियन आर्मी इज इंडियन आर्मी इज फेमस इन द वर्ल्ड, ये एक कलेक्टिव नाउन है। आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज, मैं अपनी क्या गुमा चुका हूँ? चाबी का आई गुच्छा। लॉस्ट, चाबी चाबियों का का गुच्छा मैं गुमा चुका हूँ। देयर इज अ लार्ज क्राउड इन द रोड, क्राउड मतलब क्या होगा? भीड़ में भीड़। भीड़, तो ये भी एक कलेक्शन होगा लोगों का, है ना। तो और एक चीज और है, देखिए एक वर्ड को आप याद रखिए, हमेशा एग्जाम में पूछता है, हमेशा, क्योंकि उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। मोहन गोज टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे, किसके बारे में बात हो रही है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने की बात है। लाइब्रेरी, हाँ। तो लाइब्रेरी क्या है? एक पुस्तक की पुस्तकों का लाइब्रेरी होती है संग्रहालय। क्या? हाँ, पुस्तकों का ग्रुप होता है ना। तो लाइब्रेरी को हमेशा याद रखिए कि जहां लाइब्रेरी दिख रहा है वो है कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट वन, 4th, मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब हम जान चुके हैं क्या है मटेरियल। मुझे लगता है मटेरियल से सारे जवाब सही हुए थे, तो मैं सिर्फ सेंटेंस बताती हूँ आपको किस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं मटेरियल नाउन में। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, does not eat rice, the book is made of paper, पेपर भी एक मटेरियल है। the chair is made of iron। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इससे
पूछे जा सकते हैं मटेरियल से। हम ये ना सोचे कि सिल्वर का ही पूछ लेगा या वुड का ही पूछ लेगा, नहीं। वो राइस पूछ सकता है, वो मिल्क पूछ सकता है, वो पेपर पूछ सकता है, वो आयरन पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। और इस बार टेट का जो लेवल रहेगा बहुत हाई लेवल का रहेगा, बहुत अच्छे लेवल का आता है पेपर, और बहुत रिच क्वालिटी का पेपर रहता है। आप लोग ये जो अध्ययन कर रहे हैं, मुझे लगता है डेफिनेटली ये अध्ययन आपके काम आने वाला है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपके सामने आने वाले हैं। तो लास्ट वन हम देख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज टोटली फीलिंग, है ना, महसूस करना, है ना। तो हम जब किसी चीज को महसूस करते हैं और क्वालिटी देखते हैं, दोनों चीजें हैं, महसूस भी करना है और क्वालिटी भी देखना है। महसूस करना और क्वालिटी दोनों चीज देखना है। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, क्वालिटी का एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। ही स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, ये क्वालिटी हो गई। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अक्सर पूछता है घुमा के यही क्वेश्चन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कई जगह आप लोग देखे होंगे, देखे हैं कई जगह ये क्वेश्चन, हर जगह क्वेश्चन पूछते हैं और घुमा घुमा के पूछता है और इसी को गलत करके चले आते हैं, है ना। एरर करेक्शन में भी ये सेंटेंस आता है, तो इस सेंटेंस को हमेशा याद रखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रीपोजिशन सेक्शन में भी इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, तो इस सेंटेंस को हमेशा याद रखें, लिख के रख लें, कहीं नोट करके लिख लें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को पूछा जाता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही मेड पेमेंट, है ना। पेमेंट के प्रोसेस को हम देख नहीं सकते हैं, मटेरियल नहीं है, पेमेंट करना एक प्रोसेस है जिसको हम देख नहीं सकते। वो तो पेमेंट हो गया, वो कैसे उड़ के गया वहां तक पता थोड़ी चल जाएगा हम लोग को। कैसे जाया, कैसे, अगर मैंने किसी को पेमेंट किया तो मुझे कैसे पता चला, कैसे, हम तो सिर्फ माइंड में ला सकते हैं ना उसको कि हाँ उसको पेमेंट हो गया, उस तक पहुंच गया, ठीक है। तो कई बार सेंटेंस को समझना भी बहुत जरूरी होता है उत्तर देने के लिए। अब देखिए, अब है माई स्टोरी टाइम। तो मैंने इस बार स्टोरी से हिंदी सेक्शन हटा दिया है। मैं आपसे स्टोरी इंग्लिश में ही इंग्लिश में ही रिसाइट करने वाली हूँ मैं इसको, और आपको इंग्लिश में ही समझना है, ठीक है ना। ऑफलाइन पेमेंट, गुड वन, ऑफलाइन पेमेंट को छू सकते हैं बट यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की बात हुई, चलिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टोरी, है ना। तो आप लोग रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपको जवाब देना है। रेडी? तो देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर है स्टोरी, फिर से रिया की, रिया जो रायपुर की है, ठीक है। वैसे मेरे को रीता लिख देना था लेकिन मैं रिया लिख दी क्योंकि पिछली बार रिया की स्टोरी थी ना। क्या आपको पुरानी रिया की स्टोरी याद है? याद है रिया की स्टोरी किसी को? समझ गई मैं चलिए ठीक है। सेवक जी को याद है मुझे लग रहा है। हाँ, वो रिया भोपाल में रहती थी और वो अपने भाई के साथ, एक भाई था बोलिए वो, है ना। और ऐसा कुछ है, गार्डन में खेलने ले जाती थी, ऐसा बिल्कुल याद नहीं लेकिन ऐसा ही कुछ था। हाँ वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, मतलब आपने याद तो रखा। चलिए ठीक है, तो मैं इस स्टोरी को रीड कर रही हूँ आप सभी के सामने, है ना। वन डे रिया वेंट टू रायपुर विथ हर क्लास, ठीक है। पहले आप लोग सुनेंगे इसको अच्छे से, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना, और सेंटेंस क्या बोल रहा है उसको सुनेंगे। वन डे रिया वेंट टू रायपुर विथ हर क्लास, शी traveled by bus. On the way, she saw a flock of birds. She bought a gold ring and a cotton dress. Everyone praised her honesty and kindness. ठीक है, एक बार और रीड करूं,
कि इतना हो गया और रीड करो। मैं ट्रांसलेशन नहीं देने वाली हूँ आज इसका, आपको समझना है इसको, ठीक है। मैं एक बार और रीड करती हूँ इसे। वन डे रिया वेंट टू रायपुर विथ हर क्लास. She traveled by bus. On the way, she saw a flock of birds. She bought a gold ring and a cotton dress. Everyone praised her honesty and kindness. चलिए, सबको समझ, किसी को इसका मीनिंग समझ आया हो? हाँ मैम आया। हाँ, समझ में आया तो अपने तक रखिए, है ना। मैं उत्तर जानना चाह रही हूँ कि आप क्या देते हैं, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। अब है सवाल। आपको ये सवाल के उत्तर चैट बॉक्स में नहीं लिखने हैं। आपके पास कॉपी पेन पड़ा होगा, उसमें आप लिखिए, ठीक है। फिर मैं स्क्रीन में दिखाऊंगी तो आप मुझे बताना कि किसका सही कितना हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? प्रश्न की तरफ। अब आप देखेंगे प्रश्न। नाउ टेल मी, रिया क्वेश्चन मार्क, रायपुर क्वेश्चन मार्क, क्लास क्वेश्चन मार्क, बस क्या है, हो क्या है, कॉटन क्या है, ऑनेस्टी क्या है और काइंडनेस क्या है। ये आपकी मर्जी है कि आप इसका मीनिंग लिखते हो या फिर इसका नाउन लिखते हैं, ये आपकी इच्छा है। आपको लिखने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ। साइलेंट मोड में मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ। चैट बॉक्स में बिल्कुल मत डालिएगा। मीनाक्षी मैम का हो भी गया है, देखिए। चैट बॉक्स में बिल्कुल भी मत डालिएगा और कृपया चैट जीपीटी का उपयोग भी ना करें, ठीक है। तो एक बार स्टोरी पढ़ें और डोंट यूज चैट जीपीटी, डोंट यूज चैट बॉक्स। आप लिख के रख रहे हैं, मैं इसका उत्तर खुद शो करूंगी, आप फिर उसका उत्तर। अरे वाह, बहुत ही शानदार रिप्लाई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सब लिख रहे हैं कि मेरा हो गया, मेरा हो गया। अब हम थोड़ा देखें ना, 50% लोगों का 1 मिनट का समय दिया है, तो 1 मिनट में कितने लोगों ने कर लिया वो देखते हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग स्क्रीन ऑन कर सकते हैं क्या? मतलब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? अरे वाह, मेरा हो गया। ज्योति मैम कह रही मेरा हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीतू मैम कह रही हो गया। किन्हीं का माइक चालू है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हाँ, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। 1 मिनट कंप्लीट होने देते हैं, फिर मैं आंसर रिवील कर दूंगी। देखिए, ये लास्ट टाइम है कि हम बहुत ज्यादा हिंदी ट्रांसलेशन पे जा रहे हैं। हम इंग्लिश को इंग्लिश में समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सेशन से जब मैं प्रोनाउन और एडजेक्टिव एक साथ लेने वाली हूँ, तो हम इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग करेंगे, ताकि जब आपके सामने इंग्लिश के प्रश्न आए तो आप उसको इंग्लिश में ही समझें, है ना। तो हो गया डन? हाँ चलो ठीक है। तो ये है स्टोरी का आंसर। देखो क्या है, रिया क्या है, रिया क्या है, जूम कर लीजिए आप लोग, जूम कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। रायपुर क्या है, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। कॉमन। क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। बस क्या है, मटेरियल। कॉमन नाउन। तो क्या है, कलेक्टिव नाउन। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। ऑनेस्टी क्या है, काइंडनेस क्या है, चलिए आप लोग का एक्साइटमेंट लेवल देख के बड़ा मजेदार लगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए किनका 100% सही हुआ ईमानदारी से ना, ईमानदारी से। यदि गलत हुआ तो
कोई बात नहीं, मेरा एक गलत लिखा है मैडम ने, बहुत बढ़िया। गीता जी ने लिखा है ऑल करेक्ट, वेरी नाइस। उत्तरा जी ने कहा 100%, मेरा मेरा राइट है मैम। 8, 1 रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे तो हमारी समझ में आया है। इनका माइक बहुत तेज ऑन है। वंदना जी, थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, एक गलत, एक नहीं। देखिए, जब हम खुद को ईमानदारी से जांचना प्रारंभ करते हैं, थोड़ा इंग्लिश है, डिफिकल्ट है, और ये तो नॉर्मल इंग्लिश है। हो सकता है क्वेश्चन में दूसरे लैंग्वेज इंग्लिश में भी बात हो, ब्रिटिश इंग्लिश में कई बार आती हैं चीजें, है ना, अलग अलग वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो इस प्रकार से बात है। तो इस बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे, पर धीरे धीरे धैर्य के साथ। अभी हमारे पास समय है, हम आराम से पढ़ेंगे। हाँ, पर हमें इस बारे में विचार करने की जरूर आवश्यकता है कि जब तक हम खुद सेंटेंस को सही समझ के पढ़ेंगे नहीं, तब तक उसका उत्तर हम गलत ही सोचेंगे। खासकर अनसीन पैसेज की जब बारी आएगी, कि अनसीन पैसेज में तो 5-5 क्वेश्चन एक ही स्टोरी से आते हैं, तो ये स्टोरी रीडिंग भी उसी का एक पार्ट है। आप इसको उस तरह से ही लीजिए कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसमें से हमको उत्तर चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम प्रश्न को पहले अच्छे से समझेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे, और मैं ये सोचती हूँ ना कि आप लोग जरूर फीडबैक दें कि किस तरह से और क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, मतलब उस सेंटेंस में आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर चीज क्या समझ में नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये प्रश्न आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। प्रियंका मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं, हैंड रेज किए हैं। जी मैम, जब आप वर्ड्स दी तो सबके सब सही हो गए, और जब आप सेंटेंस में बोल रही थी तो ज्यादातर हमारे गलत हो रहे थे, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। वर्ड्स में पूरे ऑल सबके सब सही निकल गए। आप जानते हैं नहीं क्यों मैम, वर्ड सही हो रहा है? रायपुर में मेरे को कंफ्यूजन हो गया सर मैम। ये कॉमन वाला जो सिटी लिखे थे ना, तो हाँ, इसलिए मैं बीच में कॉमन लिख दिया, तो मेरे से वो गलती हो गया था। हाँ जी, वैसे ही होता है। देखिए, मैं एक चीज हिंदी में बताती हूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे पास क्या, मैं कुछ दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है, मैं दिख रही हूँ सबको? ये क्या है? जी मैम, दिख रहा है जी। हाँ, क्या है ये? परफ्यूम की बॉटल बोतल है। मैम, सेंट या ऑयल की कितना बॉटल है? है। कितना है? थोड़ा सा है शायद मैम। नहीं नहीं, ये बॉटल कितना है? एक है मैडम, एक बॉटल। ठीक, चलिए। अच्छा, एक बात बताइए मेरे को कि अभी तो हम कह रहे हैं एक, क्योंकि चैट बॉक्स में लिखना है और नॉर्मल बोलना है, लेकिन जनरली क्या बोलेंगे हम लोग? एक ठो कुछ होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। ठो कुछ नहीं होता, लेकिन हम बोलते हैं ना एक ठो, एक ठन। तो ये फर्क है देसी और विदेशी लैंग्वेज में, ये फर्क होता है। हम अपनी मातृभाषा में जब बात करते हैं तो हम, क्योंकि हमारे लिए ईज है, इजी है ना, हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके उसको बोल देते हैं, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो। पर रही बात दूसरे इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश की, तो हमको ग्रामेटिकल उसका करेक्शन ढूंढना पड़ता है। कई सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसमें एरर करेक्शन आपको ढूंढना होगा। तो इस प्रकार की कक्षा भी हम आगामी दिनों में लेंगे। पर हम एक ठो क्यों बोलते हैं, इसका जवाब आप लोग खोज के आइएगा। ठो क्यों बोलते हैं, क्या कारण है ठो बोलने का? ठीक है। छत्तीसगढ़िया एक्सेंट है मैम। तो यूपी वाला एक्सेंट क्या है फिर? मैम क्लास को थोड़ा समझो, कॉमन भी तो हो सकता है क्लास, मतलब कोई भी क्लास। लेकिन उसमें क्लास का मतलब मैडम क्लास के कमरे से नहीं है, क्लास का मतलब बंच से है। 7th क्लास में 40 बच्चे हैं। ग्रुप से मैडम, ग्रुप से, भीड़ से। हाँ, ग्रुप से। ओके। गुड मॉर्निंग क्लास हम बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग क्लास, तो हम कमरे को तो क्लास नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वहां के बच्चों को क्लास। क्लास 7th में 40 बच्चे हैं। ठीक है, हमारी क्लास जो है वो कमरे से नहीं है, हमारी क्लास बच्चों से है। इस
तरह से हमको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अभी हमारा जो क्विज आएगा ना, तो देखिएगा क्विज में हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल सुमित सर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के इन सब चीजों को पूछेंगे। और आप लोग ना मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और ज्यादा अच्छे से हमको हिंदी में समझ में आता है। लेकिन अब हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम खुद का लेवल अप करेंगे और इंग्लिश में भी सीखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कक्षा थी, आप अंदाज लगाइए मैंने किस कक्षा की पुस्तक से उसको पढ़ाया है। थैंक यू ज्योति। 6 मैम, 6 की बुक है शायद। हाँ चलिए, आपको लग रहा है 6 की बुक से। चलिए, आप जानते हैं वो सीबीएसई की बुक थी क्लास 3rd की, जिससे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताया था, क्लास 3rd की पुस्तक। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन C-TET में प्राइमरी सेक्शन में पूछे जाते हैं, क्योंकि क्लास 3rd की सीबीएसई की पुस्तक में ये चैप्टर दिया गया है। क्लास 4 की सीबीएसई की पुस्तक में टाइप्स ऑफ नाउन, नंबर, जेंडर सब कुछ दिया गया है। तो इस प्रकार की जो कक्षाएं हैं हम खुद पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं सालों से, बट हम अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज को खुद भी समझे, और एक दिन मुझे लगता है कि इन 3 महीनों में टेट तो निकलेगा ही, साथ ही हम लोग जरूर इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोग का जो एक्साइटमेंट लेवल देख रही हूँ वो बहुत अच्छा है, और इंग्लिश में रिप्लाई भी जब आप लोग करना चालू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक स्लाइड और रह गई है जो सिर्फ रिवीजन की स्लाइड है। देखिए, रिवीजन की स्लाइड है, वो मैंने पीपीटी के उद्देश्य से इसको डाल दिया है, और कई एग्जाम्पल नए इसमें करके डाल दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी ने हैंड रेस किया है कि नहीं? तो किया है धनंजय जी। मैडम जी मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। मैडम ये एक चीज पूछना था मुझे। जी। विगत 2 दिन से ही ये जानकारी हुई कि इस प्रकार की क्लासेस चल रही है। ये क्लासेस कब से चल रही है मैम? मुझे लगता है लगभग हफ्ते 1.5 हफ्ते हो गए हैं सर। 17 कोरोना के ना 16 जून से स्टार्ट था। 16 जून से। मैडम एक्चुअली हमारे यहाँ जानकारी नहीं था, कई लोगों को नहीं है, मुझे भी 2 या 3 दिन पहले ही प्राप्त हुआ जानकारी। तो मैडम वो पहले जो बताएं उसमें कुछ मटेरियल मिल पाएंगे क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चैनल में जाइए, मैकन स्टडी सर्कल के चैनल में, उसमें पूरी गूगल ड्राइव की लिंक है। हम जो पढ़ाते हैं उसकी पूरी पीपीटी उसमें डली हुई है, इवन एनईपी एनसीएफ उसमें डला है, पिछले क्वेश्चन पेपर पूरा उसमें डले हैं, तो सारे कंटेंट उसमें डले हुए हैं। मैडम उसको भी ध्यान, इंग्लिश के अलावा और भी क्लासेस होती है ना? हाँ पूरी मैथ्स की, एसएसटी की, बाल विकास, पूरी क्लासेस होती हैं सर। तो इसका कुछ टाइम टेबल मिल पाएगा, कब कब होता है? जी हम कल या आज रात तक डाल देंगे नया टाइम टेबल जो हमारा बना है, वो आज डाल देंगे। यदि जो छूट गया वो कभी रिपीट हो पाएगा क्या? हाँ, जब स्पेशल रिक्वेस्ट आएगी तो हम रिपीट करेंगे उस सेशन को। अच्छा ठीक मैम, थैंक यू मैम। वेलकम सर, आप लोग सभी इंटरेस्ट दिखाते हैं इसलिए इतना अच्छा लगता है। अब मैं चाहूंगी सुमित सर, अगर आपके पास कुछ विशेष जानकारी, क्योंकि वीकेंड का डे है, सबको जल्दी है, तो कोई जानकारी है? देखिए चैनल का लिंक सुमित सर ने डाल दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और सुमित सर हमारे साथ हैं। हेलो मैम, आप जो पिछला क्लास चलाई थी ना, उनका भी पीपीटी थोड़ा मैम उसमें डाल दीजिएगा गूगल ड्राइव में। डला है उसमें, डला है इंग्लिश के फोल्डर में डला है जी। वो जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे वो जी डला है। ओके थैंक यू मैम। जी मैम क्लास 6 के लिए क्या ग्रामर है इसमें? क्लास 6 के लिए? हाँ, आप 4 का बताई, 3 का बताई, तो 6 के लिए। अच्छा, अभी ये देखिए, अभी जो मैं सेंटेंसेस बोल रही हूँ ना, सुनिए, मैं जो सेंटेंसेस बोल रही हूँ, मैं कहाँ से देख के बोल रही हूँ? क्लास 7th की पुस्तक है ये, व्याकरण की, छत्तीसगढ़ संस्करण की। और देखिए हमारी ही संस्करण की एक पुस्तक है और हमारी ही बुक है। मैं जिस भी बुक से पढ़ाऊंगी ना आपको, मैं जरूर लास्ट में वो बुक को आपको दिखाऊंगी, ताकि आप
7 की पुस्तक जाके एक बार टटोलें, क्या सच में ऐसा है कि सच में ऐसा नहीं है। तो एक बार जरूर जाके देखें। मैं जरूर बताऊंगी, जैसे कि अगले क्लास भी जब मैं लूंगी ना, तो मैं किस जगह से रेफरेंस की पुस्तक ले रही हूँ वो आपको जरूर बताऊंगी। जी जी, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। और हमारे साथ सुमित सर जुड़े हैं। सर कोई जानकारी अगर आपको देना है तो प्लीज स्वागत है जी। तो चलिए, आज ये क्लास बहुत अच्छी रही और जैसा कि नाउन हमको लगता है बहुत सरल है, बहुत इजी है, फिर भी उसमें क्वेश्चंस जब आते हैं तो हम फंस जाते हैं। जब अब देखेंगे नाउन का जो क्वेश्चन आएगा ना वो पैराग्राफ में आएगा, तो पैराग्राफ दिया होगा और उसमें से फिर क्वेश्चन वो पूछेगा, तो हमको वहां पर पहचानना होगा कि वो कौन सा नाउन है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो उसकी भी आप तैयारी करेंगे। आगे जो हमारे एग्जाम हम लेंगे तो वहां पर भी हम आपको ऐसा कोशिश करेंगे पैराग्राफ से दें। तो चलिए, अभी तो हमारे पास कुछ समय है, तो मैं कुछ आपको बताता हूं कि जैसे हम एग्जाम जब दिलाते हैं तो कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिसको हम कभी सुने नहीं रहते या हमने कभी उसका अध्ययन ही नहीं किया है, तो उसका उत्तर हम कैसा दें। तो कल भी मैं जैसे बता रहा था कि कल मैंने प्रश्न कुछ दिया था, वहां पर ऐसे उत्तर आ रहे थे जिसमें सबसे लंबा लाइन था, जो सबसे लंबा सेंटेंस था। तो वैसे ही कुछ टेक्निक होती है जिसमें हम नहीं जानते हुए भी वहां पर एक तुक्का लगा देते हैं। तो कुछ मैं आपको बताना, शेयर अभी करना चाहूंगा, बाद में और हम करेंगे, अभी समय है तो मैं आपसे कर देता हूँ। जैसे अगर हम एग्जाम दिलाए, वहां पर कुछ क्वेश्चन आए जिस क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम, वहां पर हमको क्वेश्चन हम पढ़ लिए, अब हमको तो आंसर देना है। तब हम क्या करते हैं, पहला तरीका होता है कि हम उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं जानते तो उसको पढ़ करके हम देखते हैं कि इसमें कहीं उपरोक्त सभी वाला तो नहीं दिया है। अगर मान लो उपरोक्त सभी दिया है तो 90% केस में उपरोक्त सभी वाला सही होता है, इसलिए उपरोक्त सभी लगा देंगे। 90% केस में यही होगा। फिर दूसरा होता है कि अगर उसमें ऑप्शन में जो सबसे लंबा हो, जो ज्यादा डिफाइन कर रहा है, तो हम वहां पर जो लंबा वाला है जो डिफाइन कर रहा है उसको लगा देंगे। तीसरा आपको एक चीज और बता रहा हूं कि कभी भी जो ऑप्शन आते हैं, जब भी ऑप्शन आएंगे तो उसमें केवल शब्द अगर लिखा है तो केवल शब्द हमेशा गलत रहता है। केवल को आप कभी भी मत लगाइए। कई बार ऐसे आते हैं, कुछ कुछ और शब्द रहते हैं उसमें केवल वाला शब्द रहेगा, या फिर वहां पर लिखा रहेगा कि पूरी तरीके से, या कभी नहीं। मान लो निगेटिव आ रहा है, कभी नहीं लिखा है, या पूरी तरीके से बोल रहा है, या केवल बोल रहा है। तो यदि ऐसे शब्द लिखे हुए हैं तो समझ जाइए कि वो उत्तर होता ही नहीं, ज्यादातर केस में वो उत्तर नहीं रहेगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि केवल लिखा है तो केवल वाला नहीं आता। और ज्यादातर में कैसा वाला जाएगा कि समग्र दिया है, या फिर बच्चों के संबंध में पूछा है तो बच्चे सक्रिय बच्चे हैं, सक्रिय निर्माता है, तो ऐसे ही उत्तर होंगे। बाल केंद्र शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, ऐसे ही। और फिर कई बार प्रश्न ऐसे आते हैं कि जैसे पॉजिटिव विकल्प और निगेटिव वाले, यदि प्रश्न पॉजिटिव उत्तर चाह रहा है, प्रश्न को पढ़ के हमको लग रहा है कि उत्तर इसका पॉजिटिव होगा, तो समझ जाइए कि पॉजिटिव वाला ही हमको लेना है, निगेटिव वाला उत्तर उसमें नहीं रहता। या प्रश्न निगेटिव प्रश्न है तो निगेटिव वाला उत्तर रहता है, तो ऐसी भी संभावना रहती है, तो हमको इसको भी देखना रहता है। और तो ये रहा कि हम जैसे प्रश्न आएंगे तो हम उसमें कैसे, जिसको हम नहीं जानते। फिर आता है कि हम जिसको जानते हैं या जिसको हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो थोड़ा बहुत जानने वाले जो प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि यदि प्रश्न हम पढ़े, हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड, या बोलना चाहिए कि हटाने वाला, विकल्प को हटाने वाला विधि उसमें अपनाना पड़ता है। 4 ऑप्शन है तो आपको लग रहा है ये तो हो ही नहीं सकता तो हटा दीजिए, ये भी नहीं हो सकता तब हटा दीजिए। 2 ऑप्शन बच गए। अब 2 में से आपको देखना पड़ेगा कि किसमें ज्यादा नजदीक है, क्योंकि 2 में तुक्का लगाने में क्या होता है कि 50% तो संभावना है सही उत्तर होने की। 4 में लगाओगे तो 25% ही है, 75% गलत हो जाएगा वो। तो इसलिए एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करना चाहिए कि जैसे हमको लग रहा है कि 4 में से ये तो हो नहीं सकता तो हटा दिए, फिर हटा दिए, और उसके बाद 2 में हम उसको लगाएं। लेकिन पेपर जब भी बनाएं तो शुरू से ही हमको कठिन वाले प्रश्न को नहीं बनाना होता। जिसको हम नहीं जान रहे हैं या कुछ कंफ्यूजन है तो छोड़ दीजिए, जिसको हम जान रहे हैं केवल उसी को आप बनाइए। आप पहला प्रश्न लीजिए, पढ़िए, जानते हैं तो बनाइए, नहीं जानते तो आगे बढ़ जाइए। दूसरा प्रश्न जानते हैं तो बनाइए, नहीं जानते तो आगे बढ़ जाइए। पूरे 150 प्रश्न तक वैसे ही जाना है हमको। जानते हैं तो बनाना है, चाहे वो प्रश्न कोई भी विषय का हो। जानते हैं तो बनाइए, और जो नहीं जानते आगे बढ़ जाइए।
और उसके बाद अगर हम आपको डाउट है तो आप वहां पर टिक भी लगा सकते हैं कि इसमें मेरे को डाउट है, छोटा सा निशान लगा लीजिए, ताकि दोबारा जब आप उसमें जाएंगे तो जहां पर डाउट होंगे उसको बनाइए। अब देखिए, जानने वाला बनाने से फायदा एक भी ये भी होता है कि कई बार शुरू में जो प्रश्न आया है उसका उत्तर बाद वाले प्रश्न के ऑप्शन में मिल जाता है, कई बार जोड़ी में मिल जाता है, कई बार उसके पैराग्राफ में मिल जाता है। तो जब पूरा पढ़ लेंगे तो आपका उत्तर फिर से मिल जाएगा। तो इसलिए अंत तक जाने के बाद फिर दूसरे राउंड में जिसमें डाउट है उसको बनाते हैं, और दूसरा राउंड जब हो गया कंप्लीट आपका डाउट वाला, तब जिसको कुछ भी नहीं जानते ना तब उसको बनाते हैं। ये तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। पूरा जानते हैं एक राउंड चलेगा, डाउट वाला है दूसरा राउंड चलेगा, और जिसको कुछ भी नहीं जानते वो सबसे आखिरी में चलता है। इससे हमारा समय भी बचता है समय। जैसे अभी कमेंट में कह रहे समय नहीं रहता, लेकिन आप जानते हैं, देखिए जानते हैं तो आपको 10 सेकंड नहीं लगेगा उत्तर देने में, 5 सेकंड में जान रहे हैं ये उत्तर, सीधे टिक हो गया, आगे बढ़ गए। और उसके बाद जब दूसरे राउंड में जाएंगे ना तब होता है। अब देखिए मैथ्स का भी कई बार प्रश्न, जैसे मैथ्स का प्रश्न आ गया, आपको लग रहा है कि अरे मेरे को सॉल्व करना है, इतना बड़ा प्रश्न आ गया है, इसको सॉल्व करने में तो 15 मिनट लग जाएगा। तो मैथ्स में अगर आपको लग रहा है कि बड़ा टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग जाएगा, तो आपको उत्तर से प्रश्न में जाना है। मैथ्स को सॉल्व करने का समय बचाने का तरीका होता है कि उत्तर पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से क्वेश्चन निकालने का प्रयास करिए। ये वाला आंसर से प्रश्न निकल रहा है, नहीं हट गया, दूसरे से निकल रहा है, तीसरे से निकल रहा है, कई बार पहला उत्तर हो जाता है, कई बार दूसरा हो जाता है, कई बार तीसरा हो जाता है। तो मैथ्स में समय बचाने का तरीका होता है हम आंसर से क्वेश्चन में जाए, ना कि क्वेश्चन से आंसर में जाए। क्वेश्चन से आंसर में जाओगे तो लंबा हो जाएगा, हो सकता है चारों ऑप्शन का आंसर आपका आए नहीं। तो इसीलिए आंसर से जाइए क्वेश्चन में, ज्यादा अच्छा तरीका होता है मैथ्स को सॉल्व करने का, उससे आपका सही बन जाएगा। जैसे बोल दिया 2 संख्याओं का योग 50 होता है, इनका गुणा इतना होता है, वो कौन सी संख्या है? अरे तो देख लो कौन सी 2 संख्या जोड़ के 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी को फिर गुणा कर लो। काहे उसमें से x y z करके उसको बना रहे हो, सीधे सीधे निकल जाता है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसलिए ऐसे मैथ्स में हम बनाएंगे। इंग्लिश का तरीका होता है, पैराग्राफ आया है तो पैराग्राफ में हम पहले क्वेश्चन पढ़े, ना कि पैराग्राफ। पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए। पैराग्राफ पढ़ेंगे उसको समझने में ही 10 मिनट लग जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन पूछा है तो 4-5 क्वेश्चन का आंसर 4-5 लाइन में ही होगा, और 4-5 लाइन बस पढ़िए। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ लिए तुरंत आप एक नजर देखिए कहाँ पर है, वहीं पर को आप पढ़िए। पूरा का पूरा ज्यादा इसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही कथन कारण है तो कथन को पहले पढ़िए सही है या नहीं, कारण को पढ़िए सही है या नहीं। यदि दोनों सही लग रहा है तब बीच में क्योंकि लगाना है। कथन को पढ़िए, कथन को पढ़ने के बाद क्योंकि करके कारण को पढ़िए। अगर वो सही बैठ रहा है तब ए ऑप्शन दोनों सही है उसकी व्याख्या करता है, नहीं है तो दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता, या एक भी गलत आया तो डायरेक्ट मिल जाता है हमको कि वो एक गलत है एक सही है। तो ये तरीका होता है कि हम इस तरीके में जाएं और इसका पालन करें। और इसके अलावा भी और कुछ तरीके वैसे मैंने नोट करके रखे थे, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं रखा नहीं हूँ। तो सर टाइम टेबल के लिए सभी वरी कर रहे हैं, तो टाइम टेबल पूछ रहे हैं सभी किस डेट पे क्या होता है। टाइम टेबल आप शेयर कर देंगे, आज टाइम टेबल आपको शेयर हो जाएगा। और हमने बात भी किया है, हमने संस्कृत क्लास के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, तो एक सर तैयार हो गए संस्कृत के लिए। कई लोग बोल रहे थे संस्कृत की क्लास के लिए, तो उसकी क्लास होने वाली है। पर्यावरण है, पर्यावरण में हमको ज्यादा समय नहीं देना है, वो बहुत छोटा सिलेबस है, और मुझे लगता है कि एक दिन के 2 घंटे या 2 बार हम क्लास लें और पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए उसके लिए टेंशन मत लीजिए, पर्यावरण भी निश्चित होगा। विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, इसके लिए हमको अलग से समय देना पड़ेगा। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं होंगी, उसका शेड्यूल तय हो रहा है, तो हो सकता है कि हम संडे को ही तय करें। खुशबू मैम, लगभग संडे को ही हम लोग सोच रहे हैं। हाँ जी सर। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इसके लिए रविवार का दिन रहेगा। और संस्कृत के लिए जो भी उचित रहे, क्योंकि संस्कृत तो ज्यादा लोग लिए नहीं है, 50-60 लोग होंगे, 100 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो उनके लिए संस्कृत का रहेगा। तो बता देंगे संस्कृत का कैसे चलेगा। तो ये जो क्लास है वो आने वाले दिनों में आपकी हो जाएगी। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी एग्जाम होते हैं, खासकर टेट के सी-टेट के एग्जाम उतने हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन की क्वालिटी रहती है, क्वालिटी को समझना पड़ता है बस। प्रश्न एकदम सरल है, बस हमको समझने की आवश्यकता है, हम समझें बस और दिलाएं। एकदम इजी है, 100 नंबर से ऊपर सभी का आ रहा है। इसकी आप खुद से तैयारी कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। 100 नंबर, 100 नंबर मैं बोल रहा हूँ, 100 से प्लस ही आएगा। 75 नंबर तक सीमित मत रहिए, 100 से ऊपर लाने का प्रयास करना है।
100 से ऊपर ही सबको लाना है, चाहे जनरल है, एसटी है, एससी, ओबीसी है, जो भी है, हमको 100 से ऊपर ही लाना है और ऊपर ही आएगा। ये तो श्योर है। जितना क्लास में आप समझ रहे हैं इसका रिवीजन जरूर करें, स्वाध्ययन जरूर करें। इसके अलावा भी अगर कहीं से आपको मटेरियल मिलता है तो उसको भी पढ़िए, चाहे वो आपको यूट्यूब से मिले, चाहे वो आपको एआई से मिले, चाहे वो आपको बुक से मिले। और एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, उसको पूरा पढ़िए। एनसीईआरटी की किताब पढ़िए, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना। और एनसीईआरटी की यदि नहीं है तो 6वीं 7वीं की जो किताब अभी आई है हमारे राज्य की, वो एनसीईआरटी की ही जैसी है, 90% चीजें वैसे ही है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके गणित को बनाइए, बेसिक गणित में क्लियर कर लीजिए। बेसिक अगर क्लियर है आपका, जोड़ घटाव गुणा भाग, फिर तो एकदम क्लियर है। और कुछ ट्रिक्स जो गणित के हैं वो आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मान लो प्रश्न आ गया कि 15 के पहाड़े को जोड़ने पर कितना आएगा, या 15 के पहाड़े का योग कितना है। तो 15 का पहाड़ा तो आप कैसे जोड़ेंगे,